अच्छा, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर बात हो रही है 1/4 is the identity element with respect to static. According to definition of according to the definition of identity element. आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कह रही है बच्चों? अगर कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। बी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी रहेगा। सी अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी रहेगा। डी अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डी रहेगा। ई अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ई रहेगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी आइडेंटिटी को तब्दील नहीं करेगा। उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी जो क्या कहते हैं यहां पर लिखी हुई है। इसी तरीके से अगर हम जीरो ऐड कराएं किसी भी नंबर में तो जीरो नंबर की पहचान को नहीं तब्दील करेगा। इसकी जो पहचान है असल वही रहेगी। तो एक ऐसा नंबर जो कि दूसरे नंबर की आइडेंटिटी को तब्दील ना करे, पहचान को तब्दील ना करे, ऐसे नंबर को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हमारी किताब में स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहते हैं ये स्मॉल ई है और कहा जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक यूनिक एलिमेंट है। यूनिक का मतलब एक ही है, हर ऑपरेटर के अंदर एक होगा। मल्टीप्लाई के अंदर आइडेंटिटी सिर्फ 1 है बेटा, 1 के अलावा कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 1 किसी और 1 के अलावा कोई नंबर अगर किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसके रिजल्ट को तब्दील कर देगा। एडिशन जो है उसके अंदर सिर्फ जीरो है आइडेंटिटी एलिमेंट, यूनिक है, एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, इसीलिए यूनिक कहते हैं। एक से ज्यादा नहीं होता कभी भी। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 होता है, एडिशन के लिए 0 होता है। तो बेटा यहां पर प्रॉपर्टी बनाई गई है आइडेंटिटी एलिमेंट के हवाले से। क्या प्रॉपर्टी बनाई गई है? ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, कुछ भी हो जाए भाई, जब भी स्टेरिक की बात आएगी कि ए और ई, अगर ए स्टेरिक ई, अगर ए ई से ऑपरेट होगा तो ए में कोई चेंज नहीं आएगा, ए अपने जैसा ही रहेगा, ए की जो पहचान है वही रहेगी, ए ही रहेगा। ये प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी निकालने का सवाल जब भी आ जाए बेटा। दो वैल्यूज के दरमियान में जब भी आइडेंटिटी, दो वैल्यूज के दरमियान में जब भी स्टेरिक आएगा, इस सवाल में हमारे पास आंसर आएगा 4ab। तो इस सवाल में हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4ab। और ये इक्वल टू की साइन आ गई, ये ए आ गया। मैंने कहा ए क्या है भाई? ए है। बी क्या है यहाँ पर? दूसरी वैल्यू जो कि ई है। ई की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। ई बराबर आएगा ए अपॉन 4, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया, ई बराबर आ गया बच्चों 1/4 के। ई क्या है? एक रैशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन में है। तो भाई ये बात भी प्रूव हो गई कि ई जो है वो 1/4 है। कहा जा रहा था कि आइडेंटिटी 1/4 आएगी, मतलब ई जो निकालेंगे वो 1/4 आएगा। आ रही है बात समझ में? कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? मिसाल देने। चौथा पार्ट है बेटा। क्या कह रहा है चौथा पार्ट? फोर्थ पार्ट कह रहा है 1/12
is the inverse of 3/4 under steric with respect to steric, steric के रिस्पेक्ट से जी मोहम्मद अली बेटा बोले फरमाएं। अब बेटा यहाँ पर इनवर्स प्रॉपर्टी देखनी है, इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये भी याद रखनी है भाई। इनवर्स एलिमेंट कहता है कि अगर 5 को मल्टीप्लाई कराएं उसके इनवर्स से, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5, तो आंसर आएगा 1। 8 को अगर मल्टीप्लाई कराएं अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से, मतलब 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1 आएगा। ए को अगर मल्टीप्लाई कराएं 1/8 से तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। मतलब अगर कोई भी नंबर अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आ रहा है 1। 1 क्या है, एक आइडेंटिटी। यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है। जब भी कोई नंबर अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है आंसर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इनवर्स प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ए स्टेरिक ए इनवर्स, बीच में कोई भी ऑपरेटर आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की कोई आइडेंटिटी, कोई इनवर्स नहीं होता। बीच में डिवीजन सॉरी एडिशन की साइन आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन की साइन आ सकती है, या कोई और ऑपरेटर आ सकता है नॉन स्टैंडर्ड। ए और ए इनवर्स का अगर हम ए और ए इनवर्स स्टेरिक अगर निकालें तो ये हमेशा बराबर आएगा ई के। ये प्रॉपर्टी है, याद रखनी है। जब भी इनवर्स निकालने को कहा जाए स्टेरिक वाले सवालात में, नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर वाले सवालात में, तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है। ई की जगह बेटा वो वैल्यू रखी जाएगी ई की, क्योंकि ये सवाल पूरा एक पार्ट बनकर आता है, पूरा 5 नंबर के लिए ये सारे पार्ट साथ होते हैं। ई की जो वैल्यू यहाँ निकाली है 1/4, वही ई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। दो वैल्यूज यहाँ ऑपरेट हो रही हैं, तो दो वैल्यूज ऑपरेट हो रही हैं, रिजल्ट आएगा 4ab बराबर आ गया 1/4 का। दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक है तो रिजल्ट आ जाएगा 4ab के। ए की जगह आ जाएगा ए, बी की जगह आ जाएगा ए इनवर्स। यहां से ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए इनवर्स आ गया बेटा 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 4 16 ए आ जाएगा। ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे, कहा जा रहा है कि 1/12 जो है वो इनवर्स है किसका, 3/4 का। तो हम 3/4 को ए की जगह रखेंगे, पुटिंग ए इज इक्वल टू 3/4। अगर हम ए की जगह 3/4 रख रहे हैं तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/12। तो यहाँ पर हम रख देंगे तो ए इनवर्स बेटा बराबर आएगा 1/16। ए लिखा है तो ए की जगह 3/4 आ गया, 4 1 4 4 4 16, तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया 1/12। तो स्टेरिक के रिस्पेक्ट से 3/4 का जो इनवर्स है वो ये आ गया। तो ये सवाल हमारा प्रूफ हो गया। कॉपी कर लें पूरा।
सेकंड लास्ट स्टेप में बेटा सिर्फ हमने क्या करा है कि ए की जगह पे ई रख दिया है, सॉरी ए की जगह पे 3/4 रख दिया, ये कह रहा हूँ 3/4 रख दिया है। सिर्फ हमने ये काम किया है यहाँ पर कि जो ए लिखा हुआ है इसकी जगह 3/4 रख दिया, क्योंकि कह रहे हैं 1/12 जो है वो 3/4 का इनवर्स है। मतलब ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है जो कि आपके पास 1/12 आनी चाहिए। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 तकरीबन इसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है लेट स्टेरिक बी डिफाइंड इन Z by m steric n is equal to m plus n plus 2। कहा जा रहा है शो दैट steric is associative and commutative। बेटा मैंने कहा कि आपको कि हर सवाल के अंदर स्टेरिक का जो किरदार है, जो रिजल्ट है, वो अलग है हर सवाल में। तो मैंने आपसे कहा कि हर सवाल में स्टेरिक का किरदार अलग है, हमें उसके किरदार को देखना है कि वो क्या रिजल्ट आपको दे रहा है। तो बेटा यहां पर आपको ढूंढना है कि कहीं पर दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो आपके सामने ये दिख रहा स्टेरिक लगा हुआ है भाई। कहां लगा हुआ है? एम और एन के दरमियान में। तो एम स्टेरिक एन बता दिया गया। क्या बता दिया गया यहां पर? ये बता दिया कि बराबर है एम प्लस एन प्लस 2 के। मतलब जब भी स्टेरिक आएगा अब यहां पर तो क्या करना है? एम प्लस एन प्लस 2। अगर इसको ए बी की फॉर्म में लिखें, ए और बी के दरमियान अगर स्टेरिक आ जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस 2। बी और सी के दरमियान में आ जाए अगर स्टेरिक इस सवाल में तो आएगा बी प्लस सी प्लस 2। 1 और 2 के दरमियान में आ जाए स्टेरिक तो रिजल्ट क्या आएगा इस सवाल में? 1 प्लस 2 प्लस 2, मतलब ए प्लस बी प्लस 2। 5 और 3 के दरमियान में आ जाए स्टेरिक तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस 2। तो ए आ गया 5, बी आ गया 3, आ गया भाई 10। तो इस सवाल में अगर कहीं पर भी स्टेरिक आ रहा है दो वैल्यूज के दरमियान में तो आपको करना क्या है? तो आपको क्या करना है कि आपके पास रिजल्ट जो है कि एम स्टेरिक एन लिखा है तो रिजल्ट आएगा एम प्लस एन प्लस 2। हर जगह पर यही करना है सवाल में। ए और बी के दरमियान में आ रहा है तो क्या करना है? ए प्लस बी प्लस 2। ये पढ़ाने का मकसद क्या है? पागल वागल हो गए, क्यों पढ़ा रहे हैं ये? इसका मकसद ये है बेटा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर इंशाल्लाह करेंगे ना कुछ बच्चे, तो वहां पर एक कोर्स है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। वहां पर जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना उसके अंदर आपको अपनी मर्जी से ऑपरेटर बनाना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है, कमांड देनी पड़ती है कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को। और वो जो ऑपरेटर है उसको वहां डिफाइन करना पड़ता है कि वो रिजल्ट क्या दे रहा है। ठीक है, वो रिजल्ट क्या दे रहा है उस हिसाब से हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं कि वहां पर हम स्टैटिक को एक ऑपरेटर बना देते हैं और बता देते हैं कि भाई इसका काम क्या है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ज्यादा है।
दोबारा बता देते यार आपकी मोहब्बत में। एम स्टेरिक एन बराबर है बेटा सवाल में एम प्लस एन प्लस टू। दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक आ गया, ए और बी के तो आएगा ए प्लस बी प्लस टू। मैंने कहा कि ये जो कोर्स है ना, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये मैंने कहा कि पागल नहीं है कि ये पढ़ाया क्यों जा रहा है। सही है, इसको पढ़ाने का मकसद है, यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये वो बच्चे पढ़ेंगे जो कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस वगैरह इसके अंदर जाते हैं, वहां पर ये कोर्स लाजमी पढ़ाया जाता है। क्योंकि आपको जो प्रोग्रामिंग आप करते हैं, कैलकुलेटर भी एक प्रोग्राम किया गया है ना, प्रोग्रामिंग के जरिए बनाया गया है। तो वहां पर आपको पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर एक कमांड डाली जाती है, एडिशन की साइन को डिफाइन किया जाता है कि एडिशन की साइन क्या कर रही है, या आप कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, स्टैरिक ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, वहां पर डिफाइन करते हैं कि भाई स्टैरिक अगर आप कहीं लिखते हैं दो वैल्यूज के दरमियान में तो वो क्या आंसर देगा। ठीक है, तो अपनी मर्जी के अगर आंसर्स आपको देने होते हैं, अपनी मर्जी का एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है जिसमें आप अपनी मर्जी के रिजल्ट्स चाहते हैं, तो वहां पर आप पहले ऑपरेटर को डिफाइन करते हैं, बताते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर आ रहा है एम प्लस एन प्लस टू, वहां पर कुछ और भी हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो वहां पर आपको डिफाइन करना पड़ता है कि भाई इसका काम क्या है इस ऑपरेटर का। तो वहां असल में इसका इस्तेमाल होता है। ज्यादा बेहतर कहूं तो अपनी मर्जी का काम अगर कराना है आपको, किसी भी चीज, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी आप चीज बना रहे हैं, तो वहां पर आप ये नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। यू वेलकम। चलते हैं आगे। तो भाई बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? कम्यूटेटिव लॉ, यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ। क्या कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ? आइए देखते हैं। ए स्टेरिक बी बराबर है पी स्टेरिक ए के। बहुत प्यारी बात करी है इन्होंने। इन्होंने एक और बहुत प्यारी बात करी है, इन्होंने कहा है कि भाई सवाल में जो इस्तेमाल हो रहे हैं ना नंबर्स, वो हैं इंटीजर्स, जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बस इतनी सी बात लिखनी है ये लाइन। अब ए स्टेरिक बी लिखा हुआ है, बराबर है बी स्टेरिक ए के। ये वाली साइड पहले सॉल्व होगी, ए प्लस बी प्लस टू। सही है, ए और बी के दरमियान स्टेरिक लगा हुआ है, तो इसका आंसर इस सवाल में आएगा ए प्लस बी प्लस टू। यहाँ पर बी और ए के दरमियान में हमारे पास स्टेरिक लगा हुआ है, तो क्या आएगा बी प्लस ए प्लस टू। तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टू। बराबर आ गई भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, जिंदगी आसान हो गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात हो रही है एसोसिएटिव लॉ की। आइए देखते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है। एसोसिएटिव लॉ सच दैट ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी। बताना है भाई ए और बी और सी क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बहुत पहली बात करिए, ए स्टैटिक बी को सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा तो क्या आएगा भाई, ए और बी के दरमियान स्टेरिक है तो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी प्लस टू। फिर आ गया भाई स्टेरिक सी एज इट इज नीचे आ गया, ये वैल्यू भी नीचे आ जाएगी एज इट इज। इस सवाल में दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक है, तो ये सवाल कह रहा है आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस टू। ए यहाँ पर बी है और बी यहाँ पर सी है, तो बी प्लस सी प्लस टू। तो भाई यहाँ पर अब बच गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस टू स्टेरिक सी, ए स्टेरिक बी प्लस सी प्लस टू। अब बेटा अगेन दो वैल्यूज है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। मैं अभी हाथ के हाथ भेज दूंगा बेटा, कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हाथ के हाथ भेजेंगे, क्विक सर्विस। दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक है, जब भी दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक आएगा तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, कोई भी दो वैल्यूज हो, रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस टू इक्वल टू की साइन। यहां पर भी दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक आ रहा है, जब भी दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक आएगा इस सवाल में,
तो बहुत प्यारा जवाब आएगा। क्या आएगा भाई? ए प्लस बी प्लस टू। अब ए क्या है? स्टेरिक से पहले जो भी लिखा हुआ है वो ए है, मतलब ए, ये पूरी वैल्यू यहाँ पर आ गई। बी क्या है? स्टेरिक के बाद जो भी लिखा हुआ है बी है। स्टेरिक से पहले जो भी लिखा है वो यहाँ लिखा जाएगा, स्टेरिक के बाद जो भी लिखा है वो यहाँ लिखा जाएगा। तो भाई बहुत प्यारी बात करी है इन्होंने। ए प्लस बी प्लस सी प्लस फोर बराबर आ गया भाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस फोर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, प्रूव हो गया ये भी। क्या बात कर दी। कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी? मिसाल देने दे दे मिसाल। हाँ आज जो है बेटा प्यारे मूड में लग रहे हैं। ये वो चैप्टर है बेटा, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। मैंने कोई आज से 3 साल पहले कोई 20 क्लासेस में पढ़ाया था। हर टीचर मुझे बोलता था सरदा ये पढ़ा दे, अपनी मेरी भी क्लास में पढ़ा दे। तो 20 सेक्शंस के अंदर पढ़ाया था ये मैंने चैप्टर, और मतलब मुझे बुक के सवाल याद हो गए थे इस चैप्टर के। तो समझ लेंगे ये चैप्टर अच्छा लगता है। कॉपी कर लें तो आगे चलते हैं, इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं वो भी करने हैं बस फौरन। चलें, अच्छी बात है, बेहतरीन बात हो गई तो। अच्छा भाई, अगला पार्ट है। सवाल में वही कह रहा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ये बात बतानी है। मतलब कहा जा रहा है आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक एग्जिस्ट इन जेड, मतलब आइडेंटिटी निकालनी है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन कह रही है, क्या कह रही है? बहुत प्यारी बात कह रही है। कह रही है ए स्टेरिक ई बराबर है ए के। वही बात, दो वैल्यूज के दरमियान आ गया स्टेरिक। जैसे ही स्टेरिक दिखा है सवाल में, फौरन से क्या करा भाई? घबराना नहीं है। क्या करना है? ए प्लस बी प्लस टू इक्वल टू की साइन के साथ ए आ गया। तो पहले आपके पास आ गया ए, दूसरी वैल्यू के साथ आ गया ई। ई निकालना है, ई यहीं छोड़ दिया। ये ए भी उधर ले गए, माइनस का ये हो गया, ये टू भी उधर ले गए, ये ए भी उधर ले गए, टू भी उधर ले गए, माइनस का टू हो गया। ए से ए चला गया, ई आ गया -2। बस ये चेक करना होता है कि यहाँ इंटीजर्स की बात हो रही है तो आंसर जो आया है वो इंटीजर है या नहीं है। टू जो है वो एक इंटीजर है, इंटीजर्स के सेट में आता है, तो इसका मतलब है इट बिलोंग्स टू इंटीजर। therefore -2 is the identity with respect to static। फिर बात हो रही है इनवर्स की। अगले पार्ट में कहा जा रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ z हैज एन इनवर्स इन z अंडर स्टैटिक। तो बेटा इनवर्स ए इनवर्स निकालना है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कह रही है, आइए देखते हैं। ए स्टैटिक ए इनवर्स बराबर है ई के। तो भाई जैसे ही स्टेरिक आ गया दो वैल्यूज के दरमियान में, तो भाई घबराना नहीं है, वही रिजल्ट कर, वही चीज करनी है भाई जो पीछे करते आ रहे हैं। दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक है, आंसर आ गया ए प्लस मतलब बी प्लस टू। ई लिखा हुआ है, ई जो पीछे निकाला है तो वही ई यहाँ रखना है, -2। ए की जगह ये आ गया,
ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स निकाल लो बस, माइनस का 2, ये 2 भी उधर चला गया, ये ए भी उधर चला गया, माइनस का 2 हो गया, ए उधर गया, माइनस का ए हो गया, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, -4 माइनस ए। अब बेटा ये एक ऐसी वैल्यू आई है जिसमें ए की जगह हम कुछ भी रखें उसका इनवर्स आ जाएगा। मतलब मिसाल के तौर पे z इंटीजर्स है ना, कहा जा रहा है, तो मैं अगर a की जगह 1 रखूं तो ये मुझे आंसर देगा इनवर्स इज इक्वल टू -4 -1 मतलब -5 देगा। मतलब 1 का इनवर्स -5 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। अगर मैं a की जगह 2 रखूं तो a की जगह 2 रखने पे हमारे पास 0 रखूं तो मेरे पास a, तो बेटा a की जगह जो नंबर रखूंगा उसका इनवर्स आ जाएगा। और आने वाले जो रिजल्ट्स हैं वो भी सारे के सारे z है, z मतलब इंटीजर के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब है कि मैं a की जगह कोई भी नंबर रख लूं ये अपना इनवर्स दे देगा, उसका इनवर्स आपके पास आ जाएगा। यहां पर विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक है, कोई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एडिशन वगैरह की बात नहीं है। तो अजीब गरीब आएगा इनवर्स, लेकिन एक्सेप्ट करना है आपको कि वही इनवर्स है। हमने कह दिया भाई एवरी एलिमेंट ऑफ z हैज एन इनवर्स इन z। बेहतरीन बात कर दी। नहीं आया समझ में? स्क्रीन नीचे नहीं होगी, साइड पे होगी भाई। बेटा क्या नहीं आया समझ में, मुझे मिसाल देने आप आज। बेटा देखो मैंने कहा इसमें सीधा सा काम करना है, सीधा काम ये करना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। सही, दो वैल्यूज के दरमियान स्टेरिक था, आंसर आया a+b+2। ए की जगह ए आ गया, ए इनवर्स की जगह ए, बी की जगह ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू निकाली, 2 भी उधर ले गए, ए भी उधर ले गए, तो ये आपके पास ए इनवर्स का फॉर्मूला आ गया एक तरीके से इस सवाल का। मैंने कहा कि ए जो है यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल इंटीजर्स को, कि मैं ए की जगह कोई भी इंटीजर्स रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। 1 2 3 अगर मैं रखता हूँ या -1 -2 -3 रखता हूँ तो आने वाले जितने भी आंसर होंगे, जैसे मैंने ए की जगह 1 रखा तो -4 -1 -5 आ गया। ए की जगह 2 रखा तो -4 -2 आ गया 6 माइनस का। ए की जगह 0 रखा तो -4 आ गया। तो मैं ए की जगह कुछ भी रख लूं यहाँ पर, कुछ भी से मुराद क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स समझते हैं ना क्या होते हैं भाई, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये होता है भाई इंटीजर्स। इनमें से कुछ भी रख दूं आने वाला आंसर इंटीजर ही होगा, बस इतनी सी बात है। घबराना नहीं है भाई, घबरा रहे हो तो। चले आगे चलते हैं। चले आगे, छाप लिया नहीं छापा? छापने में तो मास्टर है माशाल्लाह से। छाप ले छाप ले।
जो बात है भाई सही बात बोलिए, घबराना नहीं है भाई। चलें आगे चलते हैं। तो भाई आ जाए, बात हो रही है 11 की। 11 भी बहुत प्यारी बात कह रहा है। कह रहा है भाई लेट ए इज इक्वल टू, कह रहा है ए को सपोज कर लिया भाई हमने 0 1 2 3। कहा जा रहा है भाई डिफाइन, डिफाइन भी कर दिया भाई। किसको डिफाइन करा है इन्होंने? ए स्टेरिक बी बराबर ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए और बी जितने भी हैं, जितनी भी वैल्यूज आएंगी ए और बी की जगह, वो इन्हीं में से होंगी, 0 1 2 3 में से होगी। बहुत प्यारी बात करिए। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट, क्या बनाने को कह रहे हैं भाई? कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन टेबल फॉर स्टेरिक इन ए। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाने का कह दिया इन्होंने, बहुत प्यारी बात करी है। तो बाएं हाथ का खेल है। मल्टीप्लीकेशन टेबल, कॉम्पोजिशन टेबल दोनों एक ही होते हैं। मल्टीप्लीकेशन टेबल फॉर स्टेरिक बना देते हैं। भाई यहाँ आ गया स्टेरिक, बाकी जगहों पर आ गई ये नंबर 0 1 2 3, 0 1 2 3 आ गया। करना क्या है भाई? स्टेरिक आ गया है, बता दिया गया है आपको। स्टेरिक जैसे ही दिख जाए, आपने सवाल में ढूंढना है कहीं दो नंबर्स के दरमियान में, दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक लिखा है नहीं लिखा। तो भाई डिफाइन किया हुआ इन्होंने बकायदा प्रॉपर तरीके से कि ए स्टेरिक बी बराबर ए के। मतलब क्या कह रहे हैं? कह रहे ए और बी के दरमियान अगर स्टेरिक आ जाए इस सवाल में, तो जो भी पहले लिखा है वो आ जाएगा, ए आ जाएगा। मतलब 1 स्टेरिक 2 लिख रहे हो तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर 3 स्टेरिक 5 लिख रहे हो भाई, तो जो पहले लिखा है वो आ जाएगा 3। अगर बी स्टेरिक सी लिख रहे हो भाई, तो बी जो है ना वो आ जाएगा। अगर सी स्टेरिक ए लिख रहे हो भाई, तो जो सी है ना जो पहले लिखा है वो आएगा। जो भी पहले लिखा है वो आंसर आएगा। बस इतनी प्यारी सी बात कह रहे हैं। करना क्या है, यहाँ देखो, जीरो जाके ऑपरेट हुआ भाई जीरो के साथ, तो क्या आया भाई? 0 स्टेरिक 0। तो पहले कौन लिखा है बेटा? जीरो है तो जीरो आ गया। जीरो जाके ऑपरेट हुआ 1 के साथ, तो 0 स्टेरिक 1। तो पहले कौन लिखा है भाई? जीरो, जीरो आ गया। जीरो जाके ऑपरेट हुआ बी के साथ, तो भाई 0 स्टेरिक 2। तो क्या आ गया भाई? जीरो आ गया। जीरो जाके ऑपरेट हो गया भाई 3 के साथ, 0 स्टेरिक 3। तो भाई पहले कौन लिखा है भाई? जीरो। कुछ ही मिनट में ये क्लास जो है वो अपने अख्ताम पर पहुंच रही है। लेस देन 1 मिनट रह गए हैं। बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है कि आप जैसे ही क्लास खत्म हो जाए तो लिंक को आप दोबारा ज्वाइन करें। शुक्रिया।